नमस्कार, सुबह के 10:30 बज चुके हैं। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर लेकर आपका अपना पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच। इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक पहुंचाते हैं वो खबरें जिन पर रहती है सभी की नजर। लेकिन न्यूज पंच में सिर्फ खबर नहीं होती, बल्कि होती है हर खबर की पूरी पड़ताल, वो भी तथ्यों और आंकड़ों के साथ। साथ ही ग्राउंड जीरो पर रहती है हमारी संवाददाताओं की टीम, जिनसे लेते हैं हम हर छोटी बड़ी अपडेट। यानी न्यूज पंच में हर खबर पर रहती है पैनी नजर। और आज न्यूज पंच में जिन प्रमुख खबरों का हम रुख करने वाले हैं, उन टॉप लाइंस को देख लेते हैं। सबसे पहले, दिल्ली में आधी रात बुलडोजर गरजा है और पथराव पर हो चुका है बवाल। आपको बता दें, देर रात दिल्ली के एक संवेदनशील इलाके में अचानक गूंजा शोर, बुलडोजर की आवाज आई, पथराव और आंसू गैस छोड़े गए और बिगड़े हालात। क्या है अभी के हालात और क्यों बुलडोजर गरजा, ये आपको बताएंगे न्यूज पंच में। साथ ही जिस दूसरी खबर का रुख हम करेंगे वो है पश्चिम बंगाल से जुड़ी हुई, जहां सियासी सरगर्मी लगातार जारी है, लेकिन वोट बैंक की राजनीति में क्या गड़बड़ घोटाला चल रहा है, ईसी क्या कर रहा है इशारा, बताएंगे आपको कैसे घिर रही है ममता सरकार। इसके साथ जिस तीसरी और प्रमुख खबर पर नजर रहने वाली है वो है दुश्मनों का काल बनने वाला है काल भैरव। भैरव बटालियन कैसे हाइब्रिड वॉरफेयर के दौर में भारतीय सेना की नई तैयारी जारी है और ड्रोन और इंटेलिजेंस से लैस है ये भैरव फोर्स। बताएंगे आपको इसका महत्व और बताएंगे कि क्या है इसके मायने। चलिए न्यूज पंच की शुरुआत करते हैं, विस्तार से आपको एक खबर बताते हैं। और स्टोरी नंबर 1 जो है वो है बुलडोजर गरजा है। और जब बुलडोजर गिरा है अवैध अतिक्रमण पर तो हो गया है बवाल। कहाँ हुआ है? दिल्ली में हुआ है, देश की राजधानी में हुआ है। दिल्ली के संवेदनशील इलाके तुर्कमान गेट में अतिक्रमण हटाने पर बवाल मच गया आधी रात। दिल्ली में आधी रात हाई कोर्ट के निर्देश पर एमसीडी वहां पहुंची और एमसीडी ने की कार्रवाई और फिर जो हुआ वो हुआ पत्थरबाजी। अचानक स्थानीय लोग में विरोध शुरू हो गया, जो देखते ही देखते उग्र हो गया। भीड़ ने पुलिस और एमसीडी की टीम पर पथराव कर दिया, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। हालात इतने बिगड़ गए कि पुलिस ने हल्का बल प्रयोग जरूर किया और आंसू गैस के गोले भी छोड़े। यह कार्रवाई फैज़-ए-इलाही मस्जिद के पास चल रही थी। क्यों हुई यह कार्रवाई? कब से यह अवैध अतिक्रमण चल रहा था? क्या मस्जिद भी अवैध अतिक्रमण में शामिल है? और कौन है ये पत्थरबाज? क्या उनकी शिनाख्त हो पाई है? और साथ में जो घायल पुलिसकर्मी हैं उनका इलाज कहाँ चल रहा है, बताएंगे आपको एक एक करके। लेकिन सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखाते हैं। तस्वीरें अपने आप में बयां करती हैं। ये आधी रात की तस्वीरें आप देख रहे हैं और आधी रात की तस्वीरों में ये 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरीके से बुलडोजर एक्शन हुआ, एमसीडी के द्वारा एक्शन हुआ। एमसीडी की टीम वहां पूरे उससे पहुंची और उसके बाद हाईकोर्ट का आदेश था, जिसके बाद एमसीडी की टीम वहां पहुंची और अवैध अतिक्रमण को हटाने का सिलसिला रात 1 बजे शुरू हुआ। करीब 6 घंटे तक ये कार्रवाई चली, लेकिन वहां शुरू हो गई पत्थरबाजी। विरोध प्रदर्शन उग्र हो गया, अफरा तफरी मच गई, पुलिस को बल प्रयोग का इस्तेमाल करना पड़ा और कुछ आंसू गैस के गोले भी वहां छोड़ने पड़े। ये तुर्कमान गेट है, दिल्ली का एक संवेदनशील इलाका है, फैज़-ए-इलाही मस्जिद के पास ये सब कुछ हुआ है। और ये आप देख रहे हैं कि अवैध अतिक्रमण वहां चल रहा था पिछले कुछ टाइम से। कहा जा रहा है कि एक बारात घर वहां पे था और एक डायग्नोस्टिक सेंटर भी था जो वहां अवैध था, उसको अब हटा दिया गया है, लेकिन मलबा अभी वहां पर पड़ा हुआ है। लेकिन जो पत्थरबाजी हुई, सवाल ये बड़ा हो रहा है कि जो पत्थरबाजी हुई, आखिरकार ये उपद्रवी कौन थे? क्या इनको हिरासत में लिया गया है? क्या कोई गिरफ्तारी अभी तक हुई है? क्योंकि ये जो भी बुलडोजर एक्शन हुआ उस समय कैमरे की निगरानी के साथ ये एक्शन हो रहा था। वहाँ एमसीडी की कार्रवाई कैमरे के एक्शन के साथ हो रही थी। एमसीडी भी वहाँ पे, पुलिस फोर्स भी वहाँ पे अपने कैमरे लेकर आई थी। उस कैमरों से इन उपद्रवियों को पहचानने की इस समय कोशिश चल रही है। आपको बता दें कि 5 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं इस पूरे पत्थरबाजी में। आप तस्वीरें देख रहे हैं कि ये स्कूटर वहाँ गिरे हुए हैं। सुबह की ये तस्वीरें भी साफ तौर पर बयां कर रही हैं कि इस समय भी वहाँ एक बड़ा पुलिस बल तैनात है, रैपिड एक्शन फोर्स वहाँ तैनात है। 4 तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन के आगे देख रहे हैं कि एक्शन पर कैसे बवाल मचा, पुलिस कर्मियों पर पत्थरबाजी हुई, 5 पुलिसकर्मी यहां घायल हुए हैं। उपद्रवियों पर अब कार्रवाई शुरू होने की कवायद शुरू हो चुकी है, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज के जरिए पत्थरबाजों की पहचान की जा रही है। कुछ उपद्रवियों को हिरासत में भी यहां लिया गया है। बैरिकेडिंग तोड़ने की यहां कोशिश की गई। साफ तौर पर कहीं ना कहीं एक सोचा समझा, ये कह सकते हैं कि रणनीति के साथ ये पत्थरबाज वहां आए, जहां उन्होंने पुलिस वालों पर पत्थरबाजी की और वहां पर वहीं मौजूद पुलिस बल को
वहां अपना बल प्रयोग भी करना पड़ा, आंसू गैस के गोले भी छोड़ने पड़े। वहीं पुलिसकर्मी भी जख्मी हुए हैं। यहां आपको बता दें कि एक्शन हुआ है और पुलिस बल अभी भी वहां तैनात है। इलाके में एक बड़ा पुलिस बल वहां तैनात है और साथ ही साथ पुलिस ने क्या कल एक्शन लिया है, क्या कोई उपद्रवियों को यहां हिरासत में लिया गया, कैसे सीसीटीवी फुटेज से शिनाख्त चल रही है। निधिन वल्सन जो कि डीसीपी हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। आने के बाद 150 के आसपास लोग इधर इकट्ठा हुआ। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल वेर जस्ट क्यूरियस टू नो लाइक व्हाट इज हैपनिंग। तो हम लोग उनको बता दिया कि आप लोग इधर से चले जाओ, ये कानून की कोर्ट की ऑर्डर है, कोर्ट की ऑर्डर भी दिखाए। तो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल वहाँ से चले गया। 25-30 लोग जो थे उस जो स्ट्रीट है वहाँ स्ट्रीट से फिर इन्होंने पुलिस के ऊपर पत्थर मार दिए। उसके बाद पुलिस को रिटेलिएशन में वी हैड टू यूज़ फोर्स। उसमें एक्चुअली फोर्स को यूज़ करके हमने उनको पुश किया। पुश करने के बाद उनको वहाँ से पुश करने के बाद वी स्टार्टेड द डेमोलिशन। इस प्रोसेस में जब पत्थर फेंका, उस पत्थर फेंकने के प्रोसेस में 5 पुलिसकर्मी इंजर्ड है और इनको हॉस्पिटल में लेके गया एंड देयर इंजरीज आर माइनर इन नेचर। तो तुर्कमान गेट के पास ये बड़ी कार्रवाई हुई है और जब पुलिस फोर्स ने एक्शन लिया, एक्शन लेने के बाद जो बवाल मचा वो आपने देखा। डीसीपी की आप प्रतिक्रिया सुन रहे थे, वो कह रहे थे कि 5 पुलिसकर्मी यहां घायल हो चुके हैं। उपद्रवियों की पहचान इस समय चल रही है। आपको बता दें कि दिल्ली के तुर्कमान गेट पर आधी रात जो कार्रवाई हुई उसके बाद हुई पत्थरबाजी। यहां हमारे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ, आइए उनका रुख करेंगे। मोहित शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए तुर्कमान गेट से। मोहित, सबसे पहले तस्वीरों के जरिए आप बताइए कि सुबह की तस्वीरें क्या बयां कर रही हैं, साथ ही साथ फैज़े इलाही जो मस्जिद है क्या वो सुरक्षित है और उसके आसपास क्या अवैध अतिक्रमण चल रहा था और क्या अवैध अतिक्रमण चल रहा था वहां पे? देखिए भावना, सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहूंगा कि मस्जिद पूरी तरीके से सुरक्षित है और कभी भी मस्जिद को किसी तरीके से उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है, नहीं ऐसी कोई मंशा है। तो सबसे पहले जो इस तरीके की अगर कहीं कोई चीजें फ्लोट हो रही हैं तो इस तरीके की सारी गलतफहमियों पर पूरी तरीके से विराम लगना चाहिए। ये जो कार्रवाई हुई है, ये कार्रवाई कहाँ हुई है? ये हुई है उस 38,940 वर्ग फीट का वो इलाका जो मस्जिद के आसपास बना हुआ था। इसमें 3 डिस्पेंसरी है, 2 दुकानें हैं, 1 बारात घर है। ये सब वो आसपास का इलाका है जिसको अवैध तरीके से एमसीडी की जमीन को अतिक्रमणकारियों ने उस पर कब्जा कर रखा था। और आप समझिए कि ये डिवीजन बेंच के एक फैसले पर कार्रवाई करते हुए एमसीडी ने ये देर रात कार्रवाई की और जब ये देर रात कार्रवाई की, इस अतिक्रमण को तोड़ा गया, तो आप समझिए कि यहाँ पर जो पत्थरबाज हैं वो गलियों से निकले, अलग अलग जगहों से निकले, एक जगह एकत्रित होते हैं और एमसीडी के अधिकारियों पर, तमाम बुलडोजर कर्मियों पर और दिल्ली पुलिस पर वो पत्थरबाजी करते हैं और पत्थरबाजी का इलाज भी हुआ है। और आप समझिए कि कई पत्थरबाजों को हिरासत में लिया गया है। ऐसे पत्थरबाजों को यह बताया जा रहा है कि अगर आप पत्थरबाजी करेंगे तो उसका फिर अंजाम क्या होगा। और दूसरा अंजाम मैं आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहूंगा। मेरे कैमरा सहयोगी है ललित, मैं उनसे कहूंगा कि एक बार वो आपको वो दिखाएं और मैं आपको बताना चाहूंगा। आप देखिए यहाँ पर इलाके में जो हज मंजिल और तुर्कमान गेट के आसपास का इलाका है, इस तमाम जगहों पर पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों की तैनाती की गई है। साथ ही मैं आपको बताऊं कि दिल्ली पुलिस की यहाँ पर अतिरिक्त फोर्स लगाई गई है। एमसीडी के बुलडोजर्स को आप देख रहे हैं जो अभी भी मलबा जेसीबी है, मलबा उठाने का काम कर रही हैं। और इस पूरे इलाके को, चाहे वो नेताजी सुभाष रोड का इलाका हो, फैज रोड का इलाका हो, तुर्कमान गेट का इलाका हो, इन सभी इलाके को बैरिकेड करके बंद कर दिया गया है। अब मैं आपको बताऊं कि ये पूरा मामला दरअसल फैज़े इलाही मस्जिद की प्रबंधन समिति ने दिल्ली एमसीडी के समक्ष 22 दिसंबर 2025 को एक आदेश आया था, उसको दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। उसके बाद ये पूरा आसपास का जो लगभग 0.195 एकड़ जमीन पर जो अवैध ढांचा बना हुआ था, उसके बाद एमसीडी ने कहा कि जो ये जमीन है इसके मालिकाना हक या इसके वैध कब्जे के दस्तावेज ये लोग पेश नहीं कर पाए। उसके बाद एमसीडी का आदेश आता है 12 नवंबर 2025 को, जिसमें एक हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच के निर्देशों के आधार पर उसको जारी किया गया था। और उसमें डिवीजन बेंच ने अपने आदेश में साफ तौर पर कहा था कि इलाके की 38,940 वर्ग फुट की जो अवैध अतिक्रमण है उसको हटाया जाए।
मस्जिद समिति ने कहा कि ये वक्फ की समिति है, ये संपत्ति है, इसको लीज पर दिया गया है, लेकिन एमसीडी ये दावा कर रही है कि ये उसकी जमीन है और इनके पास उसके वैध दस्तावेज नहीं है। यही वजह है कि अभी भी इलाके में यहाँ पर देखिए जेसीबी से मलबा हटाने का काम चल रहा है। देर रात यहाँ पर कार्रवाई होती है और समझने वाली बात यह है कि अगर अतिक्रमण पर कार्रवाई होती है तो फिर दर्द कैसा है। उपद्रवी हैं मोहित, ये उपद्रवी कौन थे, कहां से आए थे? सीसीटीवी के जरिए शिनाख्त करने की कोशिश की जा रही है। कितने लोगों को अभी तक हिरासत में लिया जा चुका है या कोई गिरफ्तारी अभी तक हुई है क्या? देखिए, मैं बताऊं कि जो सूत्रों की माने या जो आसपास के लोग हैं उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है, लेकिन इसका आधिकारिक जो आंकड़ा है वो दिल्ली पुलिस की तरफ से ही सार्वजनिक किया जाएगा। अब मैं आपको बताऊं ये पत्थरबाज कहां से आते हैं, तो इसका बहुत सीधा सा सवाल है। जिस पर कार्रवाई होती है, जिसके अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई होती है, जिसकी चीज तोड़ी जाती है, जो गलत है, वही लोग फिर इस चीज का विरोध करते हैं और ये विरोध धीरे धीरे कई बार हमने देखा कि पत्थरबाजी में बदल जाता है। तो हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, जो दिख रहा है वो यहाँ सामने है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। जिनकी दुकानों पर, प्रतिष्ठानों पर, जिनके अवैध कब्जों पर ये बुलडोजर एक्शन हुआ है, उनको ही दर्द हुआ है, वही पत्थरबाज सामने निकल कर आए हैं और ऐसे ही पत्थरबाजों का इलाज यहाँ पर किया गया है और ऐसे ही पत्थरबाजों को ये बताया गया है कि दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर मजबूत है। आप दिल्ली की फिजा को खराब करना चाहेंगे तो आप नहीं कर सकते। आप पत्थरबाजी करेंगे तो पत्थरबाजी का जवाब दिया जाएगा। पुलिस बल वहां जरूर तैनात किया गया है, लेकिन स्थिति सामान्य है और अब जब अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया गया है तो मलबा हटाने का भी काम वहां शुरू हो गया। साथ ही उपद्रवियों की पहचान भी यहां करने की पुलिस पूरी कवायद के साथ जुटी हुई है। फिलहाल मोहित, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली खबर का रुख करेंगे। अब अगली खबर पश्चिम बंगाल से जुड़ी हुई है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में अब एक बड़ा झटका और चौंकाने वाला खुलासा हुआ यह है कि भारत निर्वाचन आयोग के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मतदाता आंकड़ों में बड़ा झोल सामने आया है। आंकड़े ये बताते हैं कि पिछले 10 सालों में हर साल औसतन करीब 18 लाख वोटर्स जुड़े। कहां से जुड़े 18 लाख वोटर्स? लेकिन जैसे ही एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होती है, तस्वीर पूरी तरह से बदल जाती है। सवाल साफ है कि इतने सालों तक बढ़ते वोटर्स अचानक कहां गायब हो गए? इन आंकड़ों के बाद विपक्ष ने सीधे तौर पर ममता बनर्जी की सरकार पर निशाना साध दिया है, जबकि चुनाव आयोग से जुड़े सूत्र पूरी डेटे की गहन जांच की बात अब कर रहे हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो वोटर लिस्ट के ये आंकड़े अब बंगाल की सियासत में नए बड़े संग्राम की पटकथा लिखते हुए दिख रहे हैं। आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताएंगे कि पिछले 10 सालों में क्या बड़ा झोला हुआ है और क्या बड़ा खेला हुआ है। खेला ये हुआ है, ये ईसी कह रही है, चुनाव आयोग के सूत्र बता रहे हैं जहां से ये जानकारी मिल रही है। चौंकाने वाले खुलासे यहाँ सामने आ रहे हैं कि कैसे वोट बैंक को बढ़ाया गया है और उसमें हुआ है एक बड़ा घपला। बड़ा घपला ये हुआ है कि आप देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर कि एसआईआर शुरू होते ही ममता की पोल खुलती नजर आ रही है। पिछले 10 सालों में हम देख रहे थे कि कैसे वोट जो है, वोट बैंक बढ़ रहा था, मतदाताओं के आंकड़े बढ़ रहे थे, लेकिन एसआईआर शुरू होते ही ये आंकड़े कम क्यों होते हुए नजर आए? देखिए, हर साल जुड़े बेहिसाब मतदाता। कहाँ से ये मतदाता आए? बंगाल के कहाँ से ये मतदाता आते हैं और ये कहाँ से जुड़ते गए? हर साल करीब 18 लाख वोटर्स बढ़े हैं। एसआईआर की प्रक्रिया के बाद ये तस्वीर बिल्कुल बदल जाती है। आपको बताएं कि 1 करोड़ 33 लाख से ज्यादा मतदाता जुड़े हैं। लेकिन जब एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होती है तब 3,31,000 वोटर्स ही अपना आवेदन भरते हैं। बाकी कहाँ गए? क्या बाकियों के पास क्या वो दस्तावेज नहीं है, या बाकी मतदाता जो थे वो थे या नहीं थे? ये बड़ा सवाल यहाँ पर उठ रहा है। अगले ग्राफिक्स का रुख करेंगे कि कौन सा साल और कितने मतदाता। 2014 से शुरू करते हैं। 6 करोड़ 24 लाख 68,988। 2015 में आते हैं तो 6 करोड़ 37 लाख 35,915। ये साल दर साल आप देख रहे हैं बढ़ते जा रहे हैं। 2016 देख रहे हैं आप अपनी टीवी स्क्रीन पे, 2017 देख रहे हैं, फिर 2018 में आ जाते हैं 6 करोड़ 82 लाख 48,205। और ये सिलसिला आगे बढ़ता ही जा रहा है। बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते जरूर है, जनसंख्या बढ़ती है तो बढ़ते हैं, लेकिन जब ये बेहिसाब बढ़ते हैं तो सवाल खड़ा हो जाता है। 2021 में देख लीजिए आप 7 करोड़ 32 लाख 94,980। और ये सिलसिला 2014 से लेकर आप पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड देख लीजिए तो बेहिसाब मतदाताओं की इस सूची में इजाफा देखने को मिला है। तो क्या ममता सरकार पर यहाँ सवाल खड़े नहीं करेगा चुनाव आयोग, क्योंकि चुनाव आयोग एसआईआर की प्रक्रिया कर रहा है? तो आइए अब अगले ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि चुनावी वर्ष में कितने नए मतदाता यहाँ जुड़ते हैं।
साल 2014 में 32,29,652 और साल 2016 में 26,33,338। ये टीवी स्क्रीन पे सारा डेटा आपके सामने है और ये एक ऑथेंटिक सोर्सेज से लिया हुआ डेटा है जो साफ तौर पर बता रहा है कि ये जब भी चुनावी वर्ष आया उसमें बेहिसाब मतदाताओं का संख्या बढ़ जाती है। अब भाजपा इस पर हमलावर है क्योंकि भाजपा और तृणमूल कांग्रेस में इस बार कड़ा मुकाबला है। विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, ऐसे में सियासी सरगर्मी तेज हो गई है और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार यहां जारी है। आइए आपको दिखाते हैं कि क्या क्या प्रतिक्रियाएं यहां पर सामने आ रही हैं। अभी क्यों आप 50 साल 60 साल का आदमी को बात सर्टिफिकेट दे रहा है? अभी क्यों आप जो ओबीसी को रिकॉग्नाइज नहीं किया सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने, आप उनको ओबीसी बना के सर्टिफिकेट दे रहा है? आप आईसीडीएस का लिस्ट को एक्सेप्ट करने के लिए क्यों दबाव बना रहा है? क्यों आपका अधिकारी डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशू कर रहा है? इसलिए इलेक्शन कमीशन कानूनी तरीके से काम कर रहा है। तो भाजपा का साफ तौर पर कहना है कि इलेक्शन कमीशन जो है यानी कि निर्वाचन आयोग जो है वो तो अपना कानूनी तरीके से काम कर रहा है और एसआईआर भी एक कानूनी प्रक्रिया, एक संवैधानिक प्रक्रिया है। फिर जब इलेक्शन कमीशन के ऑथेंटिक डेटा आते हैं तो ममता बनर्जी सवालों के घेरे में आ जाती हैं। यहाँ हमारे संवाददाता पश्चिम बंगाल से सौरभ दत्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। आइए सौरभ का रुख करेंगे। सौरभ, एक बार फिर बड़ा घपला, बड़ा घोटाला, पिछले 10 साल का रिकॉर्ड साफ तौर पर यह दर्शा रहा है कि ममता सरकार ने जो वोट बैंक के साथ छेड़छाड़ की है, सूत्र तो यही बता रहे हैं, वो अब जो पर्दा है ना वो साफ होता हुआ नजर आ रहा है, उठता हुआ नजर आ रहा है, सच सामने आ रहा है। भावना देखिए, एसआईआर को लेके टीएमसी जो नेता है, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे वो अभिषेक बनर्जी हो या फिर छोटे बड़े मजली जो भी नेता हो, सबका ये जवाब था कि बंगाल में ही क्यों। जवाब ये फिगर्स है कि क्यों बंगाल में, एक स्टेट जिसमें 10 साल में 1,37,00,000 वोटर्स की बढ़ोतरी कहीं नहीं होता। 1,37,00,000 वोटर्स की बढ़ोतरी, और अगर इस फिगर्स को अगर मान भी ले कि इतना बढ़ोतरी हुआ है बंगाल में, फिर यह सवाल उठता है कि 2025 में जब एसआईआर चल रहा है, तब जब ड्राफ्ट लिस्ट पब्लिकेशन के दौरान कितने नए वोटर्स के एप्लीकेशन हुआ? 3,31,000। कहां हर साल एवरेज 18 लाख की बढ़ोतरी और कहां 3,31,000। तो ऐसा क्या हो गया कि एसआईआर के चलते ही 18 लाख झट से गिरकर 3 लाख पर उतर आया? सवाल यहां पे उठता है। यहां पे चुनाव आयोग के जो आईब्रोज है वो उठ रहे हैं, वो संदेह प्रकाश कर रहे हैं। सवाल बड़ा यही है सौरभ कि ये वोटर्स जो पहले थे अब वो कहां गायब हो गए? क्या उनके पास कोई दस्तावेज नहीं है? वो दस्तावेज जो चाहिए वो नहीं है। लेकिन यहाँ एक बड़ी खबर आ रही है सौरभ, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। उस बड़ी खबर का सबसे पहले रुख कर लेते हैं और आगामी तमिलनाडु विधानसभा चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर है। आपको बता दें कि तमिलनाडु में पीएमके और एआईएडीएमके का गठबंधन हुआ है और ये बड़ी खबर तमिलनाडु विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई है। जो आने वाले तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव है वहां पीएमके और एआईएडीएमके अब साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, ये घोषणा कर दी गई है। चेन्नई में पीएमके और एआईएडीएमके के वरिष्ठ नेताओं की मुलाकात हुई है, जिसके बाद ये निर्णय लिया गया है, ये डिसीजन लिया गया है कि एआईएडीएमके के नेतृत्व वाले एनडीए का गठबंधन का हिस्सा बना है अब पीएमके। यानी ये सब दल मिलके अब आगामी तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में लड़ेंगे और साथ ही साथ चुनाव की रणनीति भी अब तय होती हुई नजर आएगी, क्योंकि यहाँ स्ट्रैटेजीज बनेंगी कि कैसे दक्षिण भारत में एक सफल सरकार अगर बनानी है और उस सरकार को अगर गठन करना है और साथ ही साथ जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं वो वायदे अगर पूरे करने हैं, तो पीएमके और एआईएडीएमके अब साथ मिलकर ये गठबंधन का निर्णय और घोषणा यहाँ होती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि आने वाले महीनों में कई राज्यों में चुनाव होने हैं। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव एक अहम चुनाव माना जा रहा है, क्योंकि दक्षिण भारत में किस तरीके से अब एनडीए अपनी पैंठ बनाता हुआ नजर आ रहा है, ये साफ तौर पर दिख रहा है। एनडीए ने हाल ही में लोकल बॉडी इलेक्शंस का भी एक चुनाव जो है उसमें एक बड़ी बढ़त हासिल की थी और लेफ्ट
का जो वर्चस्व था उसको किस तरीके से ध्वस्त किया था, ये साफ तौर पर नजर आया था। और कहीं ना कहीं अब एनडीए एक बड़ी रणनीति के साथ चुनावी मैदान में उतरेगा, जहां पीएमके और एआईएडीएमके ने एक बैठक के बाद ये निर्णय लिया है कि वे साथ मिलकर अब चुनाव लड़ेंगे। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर, और हमारे संवाददाता अक्षय नाथ जो हैं वो चेन्नई से जुड़ गई हैं, ज्यादा जानकारी के साथ सीधा रुख करेंगे। आपसे जानना चाहेंगे ताज़ा अपडेट, पीएमके और एआईएडीएमके जब साथ मिलेंगे तो कितना बड़ा चुनावी फेरबदल यहां देखने को मिल सकता है, रणनीतियां यहां बदलती हुई नजर आएंगी? भावना, हम देख रहे हैं कि आज पीएमके की यानी कि पाटाली मक्कल कच्ची की चीफ अन्नुमणि रामदास ने ईपीएस यानी एडपाड़ी के पलनीस्वामी एआईएडीएमके की चीफ और फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु उनको जाके मिला है। और बड़ी खबर आ रही है कि ईपीएस और पाटाली मक्कल कच्ची की अन्नुमणि रामदास के चीफ के बाद ये अनाउंसमेंट हुआ है कि दोनों पार्टी की अलायंस हो गया है और पीएमके एनडीए एआईएडीएमके अलायंस में जुड़ा है। और पिछले बार भी 2021 इलेक्शंस में भी अन्नुमणि रामदास के पीएमके एआईएडीएमके एनडीए अलायंस में थे और उस टाइम उन लोगों ने 23 सीट से लड़ा था और उसमें से 5 सीट पाटाली मक्कल कच्ची ने जीत भी लिया था। पर इस बार एआईएडीएमके का मानना है कि एनडीए अलायंस इन तमिलनाडु और बेहतर रहेगा और इस बार सिर्फ पीएमके नहीं और जी, तो हमारी संवाददाता अक्षय हमारे को जानकारी दे रहे थे कि पीएमके और एआईएडीएमके का गठबंधन हो गया है और आने वाले दिनों में ये चुनावी रणनीतियां बदलती हुई नजर आएंगी। फिलहाल ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे न्यूज पंच में कि कैसे ड्रोन इंटेलिजेंस और घातक स्पीड युद्ध का नया नाम है अब भैरव। क्या बताएंगे इस ब्रेक के बाद। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। एसएमएस या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। सीपी ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जल्दी करो यार, प्लीज जल्दी। दूसरा कोई मैच है क्या? ऐसा ही कुछ है यार, बैंक जाना है दादाजी को लेके। हाँ यार, उम्र होने पर कभी कभी मदद तो लगती है, पर बैंकिंग में नहीं। वैसे भी आरबीआई कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले। अगर आप 70 साल से ऊपर हैं और आप बैंक नहीं जा सकते तो बैंक आएगा आपके पास जरूरी सेवाएं लेकर, वो भी वाजिब दरों पर। सीनियर सबसे पहले। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ये वीडियो देखकर तो आप पहचान ही गए होंगे कि दुश्मनों का काल बनकर आया है भैरव। ड्रोन इंटेलिजेंस और घातक स्पीड, युद्ध का नया नाम है भैरव, जो दुश्मन की सरहद में घुसकर करेगा वार। ऐसे वॉरियर्स जो युद्ध में निश्चित करेंगे भारत की जीत। कैसे ये निश्चित करेंगे भारत की जीत, आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते कि भारतीय सेना की ये नई ताकत भैरव आखिरकार है क्या। एक नया अध्याय और जुड़ता हुआ नजर आ रहा है भारतीय सेना के बेड़े में, वो है भैरव। आपको बता दें, नसीराबाद के रेगिस्तान में हाईटेक ट्रेनिंग हो रही है ये भैरव वॉरियर्स की, और साथ ही साथ हाइब्रिड चुनौतियों से निपटने के लिए ये ट्रेनिंग है। यानी कि जो मॉडर्न वॉरफेयर है, आने वाले समय में तकनीक बदलेगी, स्पेशल फोर्स है ये, और दुश्मन के इलाके में घुसकर सटीक निशाना साधते हैं ये वॉरियर। सेकंड टू सेकंड इंटेलिजेंस से दुश्मन की सटीक घेराबंदी करते हैं। अगला ग्राफिक के रुख करेंगे, हर चुनौती के लिए कैसे तैयार है हमारा ये
बटालियन भैरव। आपको बता दें कि रेगिस्तानी इलाकों में लड़ाई के लिए ये खास प्रशिक्षण इनको दिया जा रहा है। हाई रिस्क ऑपरेशन के लिए तैयार है ये कमांडो। गर्मी हो या कठिन परिस्थितियां हो, ये भैरव कमांडर्स जो हैं, ये जो वॉरियर्स हैं, वो युद्ध की किसी भी स्थिति में लड़ने के लिए तैयार रहते हैं, जिनको ट्रेनिंग मिली है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि लड़ाई की खास प्रशिक्षण की तैयारी ये वॉरियर्स इस समय कर रहे हैं और सभी तरह की आधुनिक जो तकनीक है उससे लैस हैं ये वॉरियर्स। यानी कि भैरव जो है वो किसी भी परिस्थिति से लड़ने के लिए तैयार है। तो आपको हमने बताई कि इस भैरव वॉरियर्स की खासियत क्या है आखिरकार, लेकिन बड़े सवाल ये हैं कि कब होगा इसका गठन, क्या है इसका महत्व और क्या है इसके मायने। आपको बता दें कि इस समय जो कमांडिंग ऑफिसर है भैरव बटालियन के, उन्होंने क्या कहा है, आइए एक बार वो भी सुन लेते हैं। इंडियन आर्मी ने ये डिकेड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन का संकल्प लिया है। भैरव बटालियन भी इसी फोर्स रिस्ट्रक्चरिंग का एक पार्ट है, जिसके अंदर की एक नई सोच, नई तकनीक और नए ऑपरेशनल जरूरतों के हिसाब से इसको रेस किया जा रहा है। तो नई तकनीक, नए ऑपरेशनल सोर्सेज के साथ इनको डिप्लॉय किया जा रहा है। इस समय हमारे संवाददाता विशाल बैरिस्टो हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विशाल, आपसे पूछना चाहेंगे कि आखिर इस मॉडर्न वॉरफेयर के जमाने में भैरव बटालियन की क्यों जरूरत पड़ी, क्या है इसके मायने और क्या है इसकी खासियत, बहुत संक्षेप में बताइएगा। देखिए भावना, काल भैरव बनकर टूटेगा ये भैरव बटालियन। और बटालियन आमतौर पर 800 लोगों की होती है, लेकिन भैरव बटालियन जो है वो छोटी है, 250 लोगों की है। और ये बनाई गई है इन्फेंट्री और पैरा स्पेशल फोर्सेस को मिलाकर। इन्फेंट्री हम सब जानते हैं पैदल टुकड़ी होती है, और पैरा स्पेशल फोर्सेस कमांडोज हैं। और ये सर्जिकल स्ट्राइक के लिए इनको पूरा तरह से तैनात किया गया है। और लद्दाख में, कश्मीर के अंदर और वेस्टर्न राजस्थान में रेगिस्तान के अंदर इनको तैनात किया जाएगा। तो 250 लोगों की कमांडोज की ये टुकड़ी होगी जो मॉडर्नाइज्ड वेपन से लेस होगी, सर्जिकल स्ट्राइक के लिए तैयार किया गया है। और ख़ास तौर से जो ड्रोन अटैक होंगे उसको निष्क्रिय करने के लिए भी इनके पास पूरा साजो सामान रहेगा। इसलिए भैरव कमांडो की ये जो बटालियन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। त्वरित कार्रवाई के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा। कब तक डेडलाइन दी गई है विशाल इसको गठन करने की? देखिए, जल्द से जल्द इसको डिप्लॉय कर दिया जाएगा। मैंने 3 एरियाज बताया आपको, कश्मीर, लद्दाख और राजस्थान के अंदर ट्रेनिंग ऑलरेडी ऑन द वर्ज ऑफ कंप्लीशन है। तो मुझे लगता है कि जल्दी से जल्दी इनको तैनात किया जाएगा। और क्योंकि इसका अनाउंसमेंट आर्मी चीफ ने काफ़ी पहले कर दिया था, और जैसे कि नाम से ही साबित होता है भैरव बटालियन काल भैरव बनके दुश्मन पर टूटने के लिए इसको तैयार किया जा रहा है। दुश्मनों वार करने को तैयार हमारा भैरव बटालियन। बहुत बहुत धन्यवाद विशाल तमाम जानकारियों के साथ आपका। इसी के साथ न्यूज पंच में फिलहाल इतना ही। अगली मुलाकात आपसे दोपहर 2 बजे होगी। फिलहाल के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।